तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों की तरफ से इतना प्यार एंड इतना ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए मेरी तरफ से एक फ्री चीज आप सभी को रिटर्न में दे रहा हूँ। 11, 12, 13 एंड 14 का जो हमने बहुत प्यारा पीपीटी बहुत नेक्स्ट लेवल का बनाया था। वीडियो देखने के बाद वो पीपीटी आप देख लोगे, आपकी पढ़ाई विद इन 2 या ढाई घंटे में पूरे के पूरे चैप्टर का हो जाएगा और फाइनल एग्जाम की चीजें खत्म हो जाएगी। तो ये जो पीपीटी है ये मैं दे रहा हूँ अपने ऐप पे जिसका नाम है प्रदीप गिरी एकेडमी। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, अगर किसी के पास एप्पल का फोन है उसमें भी कैसे करना है उसके भी बारे में एक वीडियो भी बनाया है और नीचे एक उसके बारे में लिंक भी दिया है, तो वो देख के आप एप्पल में भी कर सकते हो। फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में आप जाओगे तो वहां जाके आपको क्या होगा, ये आराम से मिल जाएगा। फ्री मटेरियल वाला सेक्शन 9th स्टैंडर्ड में आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ गाइस टेलीग्राम भी ज्वाइन करके रख लो, क्योंकि टेलीग्राम में जो भी हमें लगता है वो हम भेज देते हैं और 9th स्टैंडर्ड के लिए हमने सेपरेट सेपरेट टेलीग्राम बना के रखा है। और गाइस इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं 500 रखता हूँ 200 कमेंट का। अगर ये पूरा हो गया तो ऐसे ही हम मैथ का लाएंगे जिससे आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। मैथ का भी लाएंगे और लास्ट चैप्टर जो है वो भी लेके आएंगे। तो इस वीडियो का टारगेट फटाफट फटाफट पूरा कर दो। अब चलो फटाफट एक करके बात करते हैं। सबसे पहले भाई वन शॉट है तो इसलिए जल्दी जल्दी हम खत्म करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस लेस देन 7 पीएच स्केल पे होता है तो जनरली वो एसिडिक होता है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मोर देन 7 पीएच स्केल पे होता है तो जनरली वो बेसिक इन नेचर होता है। अब अगर सोडियम क्लोराइड देश का नमक टाटा नमक की बात करें तो उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो NaCl होता है और केमिकल नेम की बात करें तो सोडियम क्लोराइड होता है। अब प्रॉपर्टी यूजर्स में दो यूजर्स याद कर लो, दो प्रॉपर्टी यूज को याद कर लो, खत्म। क्योंकि ये तो आपको मिलने वाला ही, फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। कॉमन सॉल्ट जो होता है वो कलरलेस होता है और क्रिस्टलाइन आयोनिक कंपाउंड होता है। क्रिस्टलाइन मतलब देखो क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है और आयोनिक कंपाउंड मतलब इस पे प्लस होता है इस पे माइनस होता है। बताना तो बहुत कुछ है पर अपनी भावनाओं को हम कैद करके रखते हैं क्योंकि ये वन शॉट है। इसके बाद गाइस जनरली ये न्यूट्रल होता है। ये क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्ट होता है। ये एसिडिक और बेस नहीं होता, ये न्यूट्रल सॉल्ट होता है। और ये इसका जो टेस्ट होता है वो सॉल्टी होता है। तो ऐसे जनरली दो इसके अंदर यूजेस देख लो, दो प्रॉपर्टी देख लो, इसके अंदर ही दो हो गया तो दो कर लिया आपका काम खत्म। इसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा मतलब बेकिंग सोडा। अगर मैं उसके केमिकल फॉर्मूले की बात करूं तो सोडियम बाइकार्बोनेट Na मतलब सोडियम बाय कार्बोनेट। जनरली लोग इसको ऐसा भी पढ़ते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ते हैं। बट मैं आप लोगों को जो बोल रहा हूँ प्लीज वैसा पढ़ो, आगे बहुत ज्यादा आपको हेल्प होगा। अब ये केमिकल फॉर्मूला है, आप समझ लेना है, सोडियम बाइकार्बोनेट। एंड प्रॉपर्टी एंड यूजेस फिर से बता रहा हूँ, दो प्रॉपर्टी एंड दो यूजेस कोई भी याद कर लो। आप सोडियम बाइकार्बोनेट है तो बेसिक इन नेचर होगा, क्योंकि आपको पता है जब हमारे हमारे ये पेट के अंदर एसिड जनरेट होता है, क्या जनरेट होता है, एसिड जनरेट होता है, तो हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ बेस लेते हैं बाय यूजिंग बेकिंग सोडा। सोडा का बॉटल लेते हैं ना, सोडा का बॉटल पता है, दूसरे बॉटल की बात नहीं कर रहा। तो हमने जो लिया वो बेस है, हमारे पेट के अंदर एसिड जनरेट हुआ। तो व्हेन बेस एंड एसिड रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर और यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है और 2 मिनट में हमें आराम मिलता है। आपने इनो का ऐड देखा होगा, 2 मिनट मतलब हमारे बॉडी में एसिड है और जो इनो पी रहे वो बेस है। तो एसिड और बेस रिएक्ट हुआ तो जो हमारे पेट में एसिडिटी बनाया ना वो खत्म हो जाएगा और 2 मिनट में और दबा के खा सकते हो। समझ में आया। इसके बाद गाइस ओवन को क्लीन करने के लिए भी हम लोग ये यूज करते हैं। और गाइस ब्रेड केक ढोकला ये सभी जिसको फुलाना है ये जनरली हम लोग यूज करते हैं बेकिंग सोडा। तो ये फॉर्मूला। अब चलते हैं आगे की तरफ। इसके बाद गाइस ब्लीचिंग पाउडर। अरे भाई अपने गर्ल्स को ना ब्लीच मतलब पता होगा, पता है कि नहीं पता है गर्ल्स, फटाफट कमेंट में बताओ। बट आज हम उसका बताएंगे ना केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में एक चीज याद रखो, जो भी चीज क्लीनिंग का होता है जनरली उसके अंदर क्लोरीन होता है। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ, स्विमिंग पूल में आप देखोगे कि जनरली हमेशा उसका पानी ब्लू ब्लू दिखता है। क्यों ब्लू दिखता है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन डाला जाता है और क्लोरीन डालने के कारण वो पानी हमेशा क्लीन होता है और हमेशा ब्लू दिखाई देता है। बट गाइस वहां एक प्रॉब्लम है, हम जाते हैं पहले अच्छा बनकर, जब उसके अंदर डूबते डूब के बाहर आते हैं तो हमारा कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि गाइस उसके अंदर क्या डाला जाता है, क्लोरीन डाला जाता है। इसी कारण ये प्रॉब्लम होता है, बाकी पानी तो हमेशा क्लीन दिखाई देता है। फिर से गाइस ब्लीचिंग का कौन से कलर में है, कैसा सब्सटेंस है, उसका केमिकल नेम क्या है, उसमें ऑर्डर ऑर्डर सिंपल सी बात है, क्लोरीन है तो क्लोरीन के उसके अंदर क्लोरीन डाला गया है। ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी किसके लिए यूज होता है, ब्लीचिंग के लिए यूज होता है, मतलब साफ सफाई के लिए जनरली यूज होता है, इसलिए उसके अंदर क्लोरीन होता है। तो उसमें कौन सा स्मेल आएगा, क्लोरीन गैस का स्मेल आएगा। तो भाई और ये क्लोथ के ब्लीचिंग के लिए भी यूज होता है। तो जनरली कोई भी दो यूजेस एंड दो प्रॉपर्टी कर लो काम हो जाएगा। अब वॉशिंग सोडा की अगर मैं बात करूं, वॉशिंग सोडा निरमा दूध की सफेदी, निरमा से आई तो भाई ये वाला फॉर्मूला Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अब
H2O क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि वॉशिंग सोडा में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हर में अलग अलग होते हैं, इसलिए H2O लिखा हुआ है। जनरली अगर आगे जाके आपसे कोई, अभी बुक के हिसाब से ही लिखना, पर आगे जाके आपसे कोई पूछे तो उनको बता देना कि हम आए थे, मतलब फॉर्मूला कौन सा था, Na2CO3। और साथ में दो प्रॉपर्टी एंड दो यूजेस, कैसा रहता है, कौन से कलर का रहता है, रूम टेम्परेचर पे क्या रहता है, वॉशिंग, ओके, ये सभी चीजें आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद हम सम क्रिस्टलाइन सॉल्ट, ये देखो इसमें से कोई भी दो याद कर लो, वैसे जनरली बहुत कम चांस होता है, पर कभी कभार एलम, बोरेक्स, ये सभी का कुछ ना कुछ, सोडियम सल्फेट, फिर एप्सम सॉल्ट, बेरियम क्लोराइड का कभी कभी फॉर्मूला आ जाता है, तो थोड़ा बस इसको याद करके रखना है। अब सोप कैसे बनता है? सोप कैसे बनता है तो एकदम जनरली एकदम सिंपल तरीके से बता दो। जब ऑयल या एनिमल फैट को हम बॉईल करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ऑयल और एनिमल फैट को हम किसके साथ बॉईल करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या बनता है? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट बनता है। या तो सोडियम के साथ करेंगे तो सोडियम सॉल्ट बनेगा, पोटेशियम के साथ करेंगे तो पोटेशियम सॉल्ट बनेगा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसी को हम फैटी एसिड बोलते हैं। और ये जो सॉल्ट तैयार होता है इसको बोलते हैं सोप। जैसे व्हेन ऑयल और एनिमल फैट इज बॉइल विथ एक्वस, मतलब पानी वाला, किसके साथ बॉइल करना है? किसके साथ? थोड़ा हम ये कर लेते हैं, देखो किसके साथ बॉइल करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बॉइल करो या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ बॉइल करो। जैसे ही बॉइल करोगे, सोडियम के साथ करोगे तो सोडियम सॉल्ट बनेगा, पोटेशियम के साथ करोगे तो पोटेशियम सॉल्ट अब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और इसी को बोलते हैं फैटी एसिड। और ये जो सॉल्ट बनता है इसी को हम कहते हैं सोप। तो एकदम सिंपल सा, व्हेन ऑयल और एनिमल फैट बॉइल विथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म अ फैटी एसिड। जनरली ऐसा ही बोल सकते हो, टू फॉर्म अ फैटी एसिड, क्योंकि ये जो सोडियम और पोटेशियम कार्बोक्सिलिक एसिड को हम फैटी एसिड भी बोलते हैं। तो बोल सकते हैं व्हेन ऑयल और एनिमल फैट बॉइल विथ सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म अ फैटी एसिड एंड दिस सॉल्ट वी कॉल्ड एज अ सोप। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की बात करें तो भाई ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा हाई होता है, जैसा बॉम्ब बनाने के लिए बॉम्ब तो बहुत सारे होंगे, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, ये सभी का एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा हाई होता है। और मैं बता रहा हूँ इसका पेनेट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा हाई होता है, इसमें से बहुत हाई एनर्जी रेडिएशन निकलते हैं। ये जल्दी, पता है, इसमें बम्बार्डमेंट बहुत फटाफट होता है, मतलब ये अनस्टेबल होते हैं। एक निकला, उसमें से दो और निकलते, दो में से दो और निकलते, दो में से दो और निकलते, दो में से दो और निकलते। आपने वो सलमान खान की मूवी पता होगी भाई, ये तीन लोग को बोलना, तीन लोग तक और पहुंचाना है, उन तीन को बोलना, तीन लोग तक और पहुंचाना है। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में ऐसा ही होता है। तो ये अनस्टेबल होते हैं। तो कुछ यहाँ इनके प्रॉपर्टी दिया हुआ है, जिसमें हाई पेनेट्रेटिंग पावर हो, हाई एनर्जी हो, ये सभी सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। और ये अनस्टेबल होते हैं, ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया। और इसके अंदर अल्फा, बीटा और गैमा इस तरह के रेडिएशंस निकलते हैं। और ये जनरली यूज, सबको पता होगा कि बॉम्ब बनाने के लिए यूज होता है, नहीं भाई। रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं, वो जनरली बहुत सारे रिसर्च के लिए, मेडिकल फील्ड में, इंडस्ट्रीज में बहुत सारे जगह यूज करता है। और जनरली देखो, जो जिस चीज के लिए बनाना चाहे वो बना सकता है, बट मेनली हमको इसी चीज के लिए यूज करना चाहिए, समझ में आया? अब आगे अगर मैं बात करूं, अगला अगला इसके बाद गाइस, चलो भाई आगे क्यों नहीं जा रहे हो, नजर लग गई क्या? हाँ, रेडियो एक्टिव रेडिएशन, नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन की कुछ स्टोरी भी हम समझ लेते हैं। 1889 में रुदरफोर्ड बाबा, इनका नाम आपने सुना होगा, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट दिख रहा है, लीड बॉक्स दिख रहा है, फिर स्लिट दिख रहा है, फिर इन्होंने इलेक्ट्रिकल चार्ज प्लेट लगाया, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव लगाया, फिर यहाँ दिखाई दे रहा है जिंक सल्फाइड वाला कोटेड फोटोग्राफिक प्लेट लगाया हुआ है। तो इसमें इन्होंने एक रिसर्च किया था। इसके अंदर आपको याद क्या रखना है? ये याद रखना है कि रुदरफोर्ड ने उन्होंने रेडियम में से ये देखा, जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि रेडियम में से दो टाइप के रे निकल रहे, एक अल्फा रे निकल रहा है, एक बीटा रे निकल रहा है। इसके बाद विलर्ड करके एक और साइंटिस्ट आया, उन्होंने बोला, अरे रुदरफोर्ड बाबा, दो रे नहीं तीन रे निकलता है। एक अल्फा बीटा तो आपने बता दिया, मैं बताऊंगा गैमा रे भी निकलता है। तो गैमा रे भी निकलता है। अब ये तीनों रे कैसे पहचाना गया? देखो, दोज रे अट्रैक्टेड टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज पार्ट प्लेट्स, ऐसे रे को हम क्या बोलेंगे? सच रे वी कॉल्ड एज अल्फा रे। दोज रे अट्रैक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज प्लेट, सच रे वी कॉल्ड एज बीटा रे। और जो रे बहुत सख्त है, अरे सख्त है, वो कहीं भी अट्रैक्ट नहीं होता, सच रे वी कॉल्ड एज गैमा रे, मतलब कहीं भी डाइवर्ट नहीं होता, न इधर भी न उधर भी। तो अगर जो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ, सच रे वी कॉल्ड एज अल्फा रे।
और जो अगर जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ उसको बोलेंगे बीटा रे, और जो कहीं भी अट्रैक्ट नहीं हुआ उसको बोलेंगे गैमा रे। आप सभी के लिए क्वेश्चन जरूर छोड़ के जाऊंगा एग्जाम में, तो बस इतना ही लिखना है, बट मुझे बताना इसमें लिखा हुआ है अल्फा नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो अल्फा को कौन सा चार्ज होगा, खुद का अल्फा का कौन सा चार्ज होगा। अगर बीटा जो रे पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है उसको बोलेंगे बीटा रे, पर बीटा को खुद का कौन सा चार्ज होगा ये कौन बताना चाहेगा। ये तो एकदम सिंपल बता दिया कि दोस्त रे, ये डायग्राम देख के बता सकते हैं, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ अल्फा, अगर पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ था बीटा, और सीधे चला गया तो गैमा। बट एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐसे आपको पूछ के रखा हूं, देखना चाहते हो कितने बच्चे बताते हैं। आपको पता ही है हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, मतलब डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट विद ईच अदर एंड सेम चार्ज रिपल विद ईच अदर। आपको पता है यार, बायो मैं तो फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, बायो के बारे में भी आप जानते ही हो। अब डाइस की बात करें, आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे सब्सटेंस के अंदर कलर अप्लाई करते हैं, ये जो आर्टिकल्स के ऊपर कलर चढ़ाया जाता है यही हमारा डाइज होता है। और कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है, डाई जो वाटर में सॉल्युबल होता है, आप जो कलर में लगाने वाला डाई आप देखोगे वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, बट ऑयल के अंदर इनसॉल्युबल होता है। ये अगर मैं सबसे पहले इसमें दो बताऊंगा, नेचर से कहाँ कहाँ ये डाइस मिलता है, मतलब एक कलर हम नेचर से कहाँ कहाँ निकाल सकते हैं, और फिर आर्टिफिशियल डाई कहाँ से बनाया गया। तो प्लांट ऐसा मेन सोर्स है डाई बनाने का, जनरली उनके रूट से हो गए, लीफ से हो गए, फ्रूट से हो गए, सीड से हो गए, पिस्टल से हो गए, ये सभी जो डिफरेंट पार्ट्स है प्लांट के उनसे क्या बनाया जाता है, डाइस बनाया जाता है। कश्मीर में जो सेफ्रॉन है उससे भी हम डाइस बनाते हैं, पर बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। सेफ्रॉन मतलब केसर, केसर आपको पता हो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, और उससे उससे सॉल हो गया, साड़ीज हो गए, बहुत सारे ड्रेसेस बनाए जाते हैं जो कि बहुत कॉस्टली होते हैं, और वहाँ कश्मीर के बहुत सारे लोग इस ऑक्यूपेशन में लगे हुए हैं। गाइस जो विलियम हेनरी करके जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले ये जो ऊपर जो बताया इसको नेचर से मिल रहा है, पर विलियम हेनरी करके एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 1856 में लिखा हो 1856 में आर्टिफिशियल डाइस बनाया, और उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी एंड सॉल्युबिलिटी पे, ये दोनों बेसिस पे क्या किया, उन्होंने डिवाइड किया डाइस को। और सबसे पहले आर्टिफिशियल डाइस कब बना, मैंने बताया 1856, ये आपको याद होना चाहिए। और जनरली इसके यूजेस आपको पता ही है किस किस चीज के लिए यूज करते हैं, और रीड करोगे तो पता भी चल जाएगा, इतना तो अपने दोस्त ये कम नहीं है। अब साइड इफेक्ट की बात करूं तो आप सभी को पता है कि आपको पता लिपस्टिक के अंदर भी डाइज होता है, कलर तरह तरह के कलर। और इसके बाद जो कलर डाई किए जाते हैं, हेयर को भी डाई किया जाता है, तो बहुत बार हेयर फॉल होता है, स्किन पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारा स्किन जल रहा है, ऐसे बहुत सारे साइड इफेक्ट है। इसलिए बोला जाता है कि जनरली आप यूज करो तो नेचुरल जो है वो डाइस यूज करो, बट गाइस इसका जो नेचुरल चीजें भी यूज करते हैं उसका भी साइड इफेक्ट। आप देखो अगर नेचुरल चीजें यूज करें तो अच्छी बात है, पर अगर बहुत ज्यादा हम लोग आर्टिफिशियल चीजें यूज करने लगे तो उसका साइड इफेक्ट हमारे नेचर पे भी होता है। बट नेचर को भी अगर बहुत ज्यादा यूज करने लगोगे तो उसका भी खराब है, समझ में आया। अब चलते हैं गाइस आर्टिफिशियल कलर देखो गाइस, इसके बारे में तो मेरे स्टूडेंट एक पेज लिख सकते हैं। अगर हम आर्टिफिशियल कलर, होली के टाइम आपको पता है बहुत सारे टाइप के बहुत सारे कलर यूज किए जाते हैं, बहुत सारे कलर यूज किए जाते हैं। अगर आप नेचुरल कलर यूज कर रहे हो तो कोई टेंशन नहीं, दबा के होली खेलो, जितना खोल सकते हो खेलो, कीचड़ में डुबा दो, डुबाते हो जो। बट गए जो बहुत सारे डेंजर कलर होते हैं हम अपने दोस्तों पे लगा देते हैं, उसके उनको स्किन कैंसर हो सकता है, ब्लाइंडनेस होता है, स्किन पे इचिंग हो सकता है, फिर उनके जो स्वेट है वो परमानेंट ब्लॉक हो सकते हैं। सर इतना तो सोचा ही नहीं था सर, सोचो मत, होली खेलो, बट थोड़ा ये कि जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो कलर बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट क्रिएट कर सकता है वो थोड़ा रोको, बाकी होली तो नहीं रुकना चाहिए। डिओड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो डिओड्रेंट जनरली आप सभी पता है कि जो स्वेटिंग होता है उसको रोकने के लिए, जो एक्स्ट्रा स्वेटिंग होता है उसको रोकने के लिए हम डीओ यूज करते हैं। डिओड्रेंट के अंदर पैराबीन्स होते हैं, पैराबीन्स मतलब क्या क्या होता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, बेंजाइल एंड ब्यूटाइल। ये सब क्या है कि मैं अगले साल 10th स्टैंडर्ड में बताऊंगा। देखो जनरली पिछले 3 सालों में, 3 सालों के पहले की बात बता रहा हूँ, 10th स्टैंडर्ड में सबसे ज्यादा बच्चों को एक चैप्टर था जो सबसे ज्यादा पेज का था, जिसको बोलते हैं कार्बन कंपाउंड, सबसे ज्यादा डेंजर था। बट जब तक हम उस फील्ड में उतरे ना, जो हमारा आपके टाइम तो चौथा पंच का बादशाह चलेगा, बट तीसरे पंच के बादशाह तक ना ये बच्चे जब मेरा के वीडियो 20 मिनट्स का वीडियो बस देखे ना, बोलते सर ये तो बहुत सारा लप्पू सा था। तो भाई अगले साल जब मैं ये पढ़ाऊंगा ना तो आपको लगेगा सर कुछ था ही नहीं, क्योंकि आप सभी बच्चों को जो 2 चैप्टर सबसे डिफिकल्ट लगता है ना, बट अपना देख के सबसे सिंपल लगने लगा, और आप जाके देखोगे तो सबसे ज्यादा जीटी को ही फॉलो किया जा रहा है। अब कितने टाइप के, एक चीज और, पैराबीन्स होता है, पैराबीन्स के साथ ही इसके अंदर अल्कोहल होता है, अल्कोहल तो आप लोगों को पता होगा लार्ज अमाउंट में, और एल्यूमिनियम और सिलिका भी प्रेजेंट होता है डिओड्रेंट। अरे सर लगाते समय इतना तो सोचा ही नहीं था, कोई टेंशन नहीं। अब डिओड्रेंट कितने टाइप के होते हैं, ऑर्डिनरी डीओ होता है, एंटी पेरिस्पेंट डीओ होता है, और क्लिनिकल डीओ होता है। ऑर्डिनरी डीओ जनरली सब लोग यूज करते हैं,
कि इसलिए यूज करते हैं, उसके अंदर स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ एल्यूमिनियम होता है, ज्यादा एल्यूमिनियम नहीं होता, कम एल्यूमिनियम होता है। और ये क्या करता है, स्मेल को, जो ऑर्डर आता है, जो स्मेल होता है उसको डिक्रीज करता है, जो स्वेटिंग से जो स्मेल आता है उसको क्या करता है, कम करता है। एंटी पेरिस्प्रेंट डिओ जो होता है उसके अंदर गाइस, जिसको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होता है वो यूज करता है, और उसमें 15% ऑफ एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट होता है। और ये क्या करता है, जो देखो याद मैंने बार बताया कि ये जनरली ब्लॉकेज, जो हमारे पोर्स होते हैं जिसमें से स्वेटिंग बाहर आता है, इसको ब्लॉक करने का काम करता है। बट ज्यादा यूज करोगे ना, अगर ब्लॉकेज हो गया ना, तो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो इसके अंदर कितना परसेंट ऑफ एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट होता है, 15%। अब क्लिनिकल अगर डीओ की बात करूं तो जनरली अगर आपने अपने क्लास में भी देखा होगा, कुछ ऐसे बच्चे होंगे, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, देखो लाइफ में कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो अगर किसी बच्चे को बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है तो उसका मजाक मत उड़ाया करो यार। हो सकता है आपके साथ भी कभी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो ऊपर वाले ने अगर कुछ चीजें दी है तो उसको ऐसा पॉजिटिव लो, कोई टेंशन नहीं, सबके साथ सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो अगर ऐसा किसी को प्रॉब्लम है तो उनके लिए क्लिनिकल डीओ यूज किया जाता है, उसमें 20 to 25% एल्यूमिनियम होता है, और ये जनरली कब यूज किया जाता है, ये नाइट में यूज किया जाता है। और आप सभी को मैंने पहले ही बताया कि इसके बहुत ज्यादा इफेक्ट है। एल्यूमिनियम, जिरकोनियम, ये कंपाउंड अगर हम ज्यादा यूज करते हैं जो डिओड्रेंट के अंदर होता है, तो हमारे हेडेच होता है, मतलब सर में दर्द होता है, अस्थमा होता है, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी हो जाता है, मतलब कि हमें सांस की बीमारी भी होती है, हार्ट अटैक भी आने के चांसेस रहते हैं जब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ डिओड्रेंट यूज करते हैं। अरे सर इतना तो सोचा ही नहीं था। अब स्किन के भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, स्किन के भी डिसऑर्डर्स बहुत सारे हो सकते हैं अगर एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट हम लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं। अब टेफ्लॉन की अगर मैं बात करूं, टेफ्लॉन में सबसे पहले भाई ये टेफ्लॉन का फॉर्मूला याद कर लेना, ये आपको बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। टेफ्लॉन कब डिस्कवर्ड हुआ, किसने बताया, एकदम लाइन में स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने बता दिया, इसको कर लेना। और जनरली देखो, टेफ्लॉन कोटिंग आपको पता होगा बहुत सारे बच्चों को, जब हमारे आ, बस बोला जाता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, पर बुक में इसलिए बता रहा हूँ, हमारे कारों पे या व्हीकल्स पे स्क्रैच लगने से बचाने के लिए। बट आप ये सोच रहे हो कि बहुत बड़ा स्क्रैच से भी टेफ्लॉन बचाएगा, तो ऐसा भूल है, समझ में आया। बस उसमें फिनिशिंग अच्छा आता है, थोड़ा अच्छा उठ के दिखता है, थोड़ा अच्छा दिखता है, और स्क्रैच उतना ज्यादा भी टेफ्लॉन नहीं बचाता है, क्योंकि हमारे साथ हुआ है तो हमें पता है। और इसके प्रॉपर्टी यूज दो चार दिया हो जिसको आपको लिख लेना है। अब इसके बाद गाइस, दो अभी अभी मैंने पढ़ाते पढ़ाते देख लिया कि हमें आगे का इन्होंने पीपीटी बनाया नहीं है, जो मैंने बोला था पाउडर कोटिंग और फिर इसके सेरेमिक। तो ये दोनों का मैं एकदम सिंपल सा बना के आपको इसी के साथ ही, या तो ये तो कल ही अपलोड करूंगा, 2-4 दिनों में वो भी अटैच कर दूंगा। पाउडर कोटिंग भी बहुत सिंपल है, इसे एक तरह का पेंट का स्प्रे, एक तरह का पाउडर स्प्रे रहता है, जो हम गाड़ी पे जनरली, देखो हम नॉर्मल जो पेंट करते हैं उसके कंपैरिजन में जो पाउडर कोटिंग होता है उसका फिनिशिंग बहुत अच्छा होता है। क्योंकि गाइस पहले वो स्प्रे किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके स्प्रे किया जाता है, फिर इसके उसको हीट देके प्रॉपर तरीके से क्या किया जाता है, पूरी तरह से चिपका दिया जाता है, और इसलिए उसकी फिनिशिंग बहुत उठ के आती है। तो देखो जो व्हीकल्स बन के आता है उसके ऊपर का कलर, और बाद में अगर हम उस पर पेंट कर देते हैं, जनरली आप देखोगे अपने साइकिल पे हम लोग खुद से पेंट जब मारते हैं बारिश के टाइम, उसका पेंटिंग देखो और पहले वाली पेंटिंग देखो, तो आपको समझ में आ जाए कितना डिफरेंस होता है। तो पाउडर कोटिंग फिनिशिंग के लिए भी यूज होता है और लॉन्ग टाइम तक होता है, बहुत मतलब कि वो क्या होता है, कोरोजन से भी सपोर्ट करता है, इसीलिए हम पाउडर कोटिंग यूज करते हैं। पाउडर कोटिंग मैंने बोला कि पाइप का यूज करके स्प्रे किया जाता है, पाउडर स्प्रे किया जाता है, और उस स्प्रे को क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके स्प्रे किया जाता है। इसके बाद क्या किया जाता है, उसको हीट देके और ज्यादा स्टिक किया जाता है, चिपकाया जाता है। जैसे तुमने घड़ा देखा है, सेरेमिक में यही देखने वाला घड़ा देखा था, घड़े के अंदर हम क्या करते हैं, घड़े को हम लोग पहले बनाते हैं मिट्टी, फिर इसके बाद उसको गर्म करते हैं जिससे वो और स्ट्रांग हो जाता है। और एक और टॉपिक जिसको मैं मुझे यहाँ दिखा के बताना था, पर कोई बात नहीं, अगर यहाँ मैं दिखा के नहीं बताऊंगा तो मतलब नहीं है, फिर भी मैं उसका नोट्स आप तक भेज दूंगा जिससे आप आराम से कर लो, बस एक ही टॉपिक। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।